She does a lot for your family. Mother's Day is your chance to show her you see it with a gift from a brand trusted for generations to help people get the moment right. 1-800-Flowers. With double blooms from 1-800-Flowers, buy 1 dozen roses and get another dozen for free. It's a bigger gesture, backed by 50 years of experience delivering fresh flowers, so you can feel confident sending something that lands. Show up for her with double blooms at 1-800-Flowers.com/Spotify. That's 1-800-Flowers.com/Spotify. भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरते हैं और ना इनकी लाठियों से। चाहे हमारे बच्चे मरे हम मरे, पर कूड़े कचरा हम बनन नहीं देंगे। बर्बरता के साथ पुलिस वालों ने अत्याचार किया है गांव की महिलाओं के, छोटे बच्चों के ऊपर। हमारा विरोध है कि भाई शहर का कूड़ा हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में क्यों आए। हम अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए यहाँ जंग लड़ रहे हैं। को डंपिंग ग्राउंड बनाना है तो ये 16 गांव जो हैं या तो इसको बंद कराएं, नहीं तो 16 गांव को यहाँ से जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या किसी शहर का कचरा किसी गांव की जमीन और उसकी सांसों पर बोझ बन सकता है? गाजियाबाद के लोनी इलाके के मीरपुर हिंदू गांव के आसपास के लोग पिछले कई सालों से इसी सवालों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट उनकी खेती, भूजल और सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि इस परियोजना को आबादी और कृषि भूमि से कहीं दूर शिफ्ट किया जाए। विरोध अब इतना तेज हो चुका है कि 15 फरवरी को प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई और लाठीचार्ज में करीब 50 से 60 लोग घायल हो गए। डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। वो डंपिंग ग्राउंड जो है उसमें सारा कूड़ा नगर पालिका का, नगर निगम का, पूरे गाजियाबाद ज़िले का कूड़ा यहाँ आना है। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि ये इसको यहाँ ना बनाया जाए। यहाँ आसपास में नज़दीक में 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे हमारे 3-4 गांव हैं और अगर हम परिधि की बात करें तो 2 किलोमीटर की परिधि में करीब 16-17 गांव हैं। तो आबादियों के बीच में इस तरह का कूड़ा घर बनाना और उस पर फिर कूड़े का पहाड़ बनेगा, यहाँ कितना पोल्यूशन फैलेगा। यहाँ पास में यमुना नदी है, बिल्कुल मिले हुए उससे 2-3 मंदिर हैं। यहाँ भी हम मंदिर में बैठे, ये मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। तो इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। पिछले 40 दिन से हमारा यहीं पे धरना चल रहा था जहां आज बैठे हैं मंदिर में। इसके अंदर भी गौशाला है जिसमें कम से कम 300 से 400 गायें हैं और 10 कदम की दूरी पर दूसरी सरकारी गौशाला है जिसमें कम से कम 500 से 700 गायें हैं मौजूदगी में जी ये, और उसके पास में ही ये कूड़ा घर बना हुआ है। वैसे तो योगी जी ये कहते हैं कि गायों की रक्षा करो, गायों की रक्षा करो। योगी जी ही गायों को जो है डुबाना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से सटे बदरपुर खादर गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मीरपुर हिंदू गांव में प्रस्तावित यह प्लांट शुरुआत में लोनी नगर पालिका की ठोस कचरा प्रबंधन योजना का हिस्सा था, लेकिन संचालन में दिक्कतों के चलते करीब 3 महीना पहले इसे गाजियाबाद नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया। शुरुआत में 125 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट प्रस्तावित था, जिसे 2020 में बढ़ाकर 300 टन करने की योजना बनाई गई। नगर निगम हेल्थ ऑफिसर मिथिलेश कुमार के मुताबिक तैयार प्लांट भविष्य में 1600 से 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन का कचरा संभाल सकेगा, जबकि शुरुआती चरण में करीब 500 मीट्रिक टन का कचरा प्रोसेस किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट से निकलने वाला धुआं, बदबू, लीचेट उनकी फसलों, पशुओं और भूमिगत जल को प्रभावित करेगा, जिससे उनकी आजीविका और सेहत पर असर पड़ेगा। डंपिंग ग्राउंड तो अपने आप में आपको मालूम, आपने देखे होंगे पहले भी डंपिंग ग्राउंड कितने और जगह जो बने हैं वहाँ से क्या हालत है, लेकिन वो चलो फिर भी आबादी से दूर है। Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the runway approved vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or really admired vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? और वो हालत यहाँ अगर हो जाए, यहाँ तो आबादी से दूर है ही नहीं, तो ये तो जीना दूभर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों में लोग बैठेंगे, उधर से कौवे, चील और ये सारे आएंगे, हड्डियाँ मांस वो खाएंगे चारों तरफ। आप सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, इससे ज़्यादा निकम्मापन और क्या हो सकता है सरकार का। पहली बात तो बाढ़ आती है तो जितना भी डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा है वो हमारे घर तक जरूर पहुंचेगा, हमारे चूल्हे तक पहुंचेगा।
वो तो जाहिर सी बात है, पानी आएगा तो आएगा। 2 साल पहले हमारे घर में पानी गया हुआ है। कूड़े से बनने वाली गैस हमारे बच्चों को बीमार करेगी। अगर कोई भी आदमी यहाँ 50, 60, 65 साल की उम्र से ज़्यादा कोई जी नहीं रहा, तो डंपिंग ग्राउंड के इस कूड़े के कारण कौन ज़्यादा ज़िंदगी जिएगा, ये बताओ। वो तो पहले ही मर लेगा। क्या वो क्या आगे की जनरेशन का यहाँ क्या फिर जीने का कारण है, ये बताओ। हमें ये डंपिंग ग्राउंड नहीं चाहिए। इस परियोजना के लिए करीब 8.2 हेक्टेयर जमीन साल 2012 में ही चिन्हित कर ली गई थी, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते वर्षों तक प्रशासन जमीन पर कब्जा नहीं ले सका। बाद में 12 जून 2020 को पुलिस की मौजूदगी में जमीन अपने कब्जे में ले ली। नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर मिथिलेश कुमार के मुताबिक प्लांट का काम फिलहाल करीब 70% तक पूरा हो चुका है। हालांकि विरोध, धरना और बातचीत के कई दौर के बावजूद यह परियोजना अब तक पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी है। ये जमीन आबादियों से 7 किलोमीटर दूर दर्शाई गई और ये ज़मीन यहाँ इसका जब मुहूर्त भी किया गया था तो इसका मुहूर्त किया गया था जनरल वीके सिंह ने। ये मीरपुर गांव गोद लिया था और मीरपुर गांव के ही राजस्व ग्राम में ये गांव भी आता है, ये ज़मीन भी आती है। तो इस ज़मीन पे जनरल वीके सिंह ने मुहूर्त किया था, नारियल फोड़े थे, बाकायदा पूरा प्रोग्राम यहाँ किया था, सारे लोग आए थे भाजपा के, और स्कूल का मुहूर्त किया गया था कि यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी और नारियल फोड़ा गया था। कुछ समय बाद जब यहाँ काम चला तो पता चला कि यहाँ तो दूसरा काम हो रहा है, यहाँ तो ये कूड़ा घर बनाया जा रहा है। तो उस टाइम भी विरोध किया था, तो फिर भी लोगों को बहलाया फुसलाया गया कि नहीं नहीं स्कूल ही बनेगा, ये बनेगा। अगर आप रास्ते से जाएंगे तो 300 मीटर पड़ जाएगा, हवाई अगर देखेंगे तो 200-150 मीटर पड़ेगा। तो ये सब तथ्यों को छुपाया गया है। Fox News is now streaming live on Fox One. When news breaks, we don't just report it. We go beyond the headlines to get the full story. Get live coverage, in-depth analysis, and perspectives from the voices you trust, all in one place. Whether you're at home or on the go, stay connected to the stories shaping our world. Stream Fox News on Fox One. Download today. एनजीटी से यहाँ परमिशन लेनी थी, एनजीटी से परमिशन नहीं ली गई। तो हमारा विरोध है कि भाई शहर का कूड़ा हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में क्यों आए, यहाँ हरी भरी खुशहाली का जीवन अपना यापन कर रहे हैं, या इसे इस तरह का क्यों मनाया जाए। हम तो पूरे क्षेत्र में भी देख रहे हैं, यहाँ नहर पे भी बना, पाइपलाइन पे जब कूड़ा जमा हुआ वहाँ सब लोगों ने विरोध करा। बड़ा दिक्कत आई सब लोगों को, हवा की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, खेती की भी दिक्कत है, बारिश में उसका पानी भी निकलता है, सारी चीज़ें होती हैं, ज़मीन में भी पानी जाता है। ये खुशहाल क्षेत्र, ये बढ़िया खेती बाड़ी का क्षेत्र है, हरियाली का, आसपास 200 मीटर पे गांव है। तो इतने नज़दीक ये कूड़े का पता नहीं कहाँ से किसकी बुद्धिमती मारी गई है, ये किसी ने ये चीज़ें करी हैं, गलत है बहुत ज़्यादा। देश के कई शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन और लैंडफिल साइटें मौजूद हैं। इसके आसपास रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ता है, इसे समझने के लिए हमने वैज्ञानिक अध्ययन देखे और फिर एक्सपर्ट से बात की। दिल्ली के गाजीपुर, वलसबा और ओखला लैंडफिल के पास रहना हर साल मुश्किल होता गया है। इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस के जून 2018 के एक स्टडी के मुताबिक लैंडफिल से 2 किलोमीटर के दायरे में PM 2.5 और PM 10 का स्तर ज्यादा पाया गया, जबकि लोगों की फेफड़ा की क्षमता कम दर्ज की गई। पानी में बढ़ा हुआ TDS और कठोरता भूजल प्रदूषण की ओर इशारा करते हैं, यानी लैंडफिल के पास रहना सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। Establishing a waste to energy plant or a waste management facility in the middle of an agricultural land or within 500 meters of a designated buffer zone raises serious environmental and public health concerns. So there has been substantial scientific evidence supporting these concerns as well. So firstly, we need to understand that waste to energy plants, particularly those receiving mixed or unsegregated waste as a feedstock, as they say that the emission depends entirely on what kind of feedstock a waste to energy plant is receiving, and also it majorly affects the contamination in the bottom ash. So it generates a complex mixture of air pollutants. These include oxides of carbon, sulfur, and nitrogen, also particulate matter, as well as highly hazardous pollutants such as dioxin, furans, and heavy metals. So many of these substances are carcinogenic in nature as well as persistent. So dioxin and furans, for instance, are of particular concern because they are persistent organic pollutants or POPs that bioaccumulate in the environment. So once emitted from the waste to energy plant, they can settle onto the soil and vegetation
enter the food chain via the crops and livestock and eventually enter the human body. So the long-term exposure has been associated with cancer, endocrine disruption, reproductive disorders as well as immune system disorders. Context where regulatory enforcement and compliance monitoring remains inconsistent, as is the case in many of our several Indian facilities, so that have been fined in the past for non-compliance by the Honorable NGT. So we can easily say that the risk may be even more pronounced in our case or in Indian waste-to-energy plants. So far in India, we don't have many studies that has basically reported the concentration of dioxin furan in the soil and the air because of the waste burning or waste-to-energy plants, except there is one study done by a CSI lab in Kerala which reported concentration of dioxin furan ranging from 2.7 to 41.4 picogram TEQ per meter cube in air samples and 79 to 860 nanogram TEQ per kilogram in residue samples or the bottom ash samples which are collected from the waste to energy plant or after the waste is open burning of the waste. So locating such facilities near agricultural land increases the likelihood of pollution transfer into crops, dairy products and livestock, and it basically amplifies long-term exposure risk for the local communities. Odor, we all know that odor is a major issue in most of the waste processing plants, and if there is nearby communities, they can get affected by that. It look seemingly minor, but it is a chronic stressor which is linked to anxiety, sleep disruption and reduced quality of life in residents near such facilities. So human biomonitoring studies across EU waste sector have shown elevated urinary and blood levels of heavy metals and persistent organic pollutants in communities living within 1 to 3 kilometers of waste processing sites and Indian facilities as well. वहीं नगर निगम का कहना है कि शहर के कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए प्लांट जरूरी है और इसे सभी पर्यावरण मानकों के तहत बनाया जाएगा। एमसीजी ने प्लांट और वहां तक जाने के लिए अलग सड़क के निर्माण पर 12 करोड़ रुपए और सरकारी फंड से 18 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्लांट का संचालन संभालने वाले प्राइवेट वेंडर ने भी करीब 35 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। प्लांट का काम शुरू करने से पहले सभी जरूरी कानूनी परमिशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। वहीं किसानों और प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत जारी है। इस पूरे विरोध के बीच 15 फरवरी को प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं नगर निगम ने तोड़फोड़ के आरोप में 5 नामजद समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यहाँ से सारे लोग गए शांतिपूर्वक तरीके से और वहीं उसमें जहाँ वो कूड़ा घर बनाया जा रहा है वहाँ पे हमारा शांतिपूर्वक धरना हमें वहाँ शुरू करना था और अधिकारियों को ज्ञापन देना था। हम लोग वहाँ गए तो वहाँ ताले लगे हुए थे उस गेट में। हमने कहा जी हम गेट के अंदर बैठेंगे इसके और हमारी व्यवस्था करवाई जाए। वो प्रशासन ने व्यवस्था नहीं कराई तो हमारी महिलाओं ने उस वहाँ लगे हुए ताले को ईंट मार के तोड़ दिया। हम सारे लोग अंदर चले गए। पुलिस विभाग में बहुत भारी बल था, पुलिस बल, उसमें महिला कांस्टेबल एक भी नहीं थी और जबकि हमारी 50-60 महिलाएं भी थी। तो ना तो उन महिलाओं को हम रोक सके ना ही उन महिलाओं को वो पहले रोक सके। जब हम लोग सब अंदर बैठ गए शांतिपूर्वक तरीके से तो पुलिस ने हमें कहा कि भाई आपने कानून तोड़ दिया है, आप जो है इसको आप यहाँ से बाहर जाइए। मैं कहा जी ठीक है, कानून तोड़ दिया, हमने ताले वगैरह जो तोड़ दिया वो हम अपनी जिम्मेदारी उसको ले रहे हैं और हम यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से बैठे, हमें बैठने दिया जाए। तो उन लोगों ने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। हमने कहा जी अगर कानून हमने तोड़ा है तो हम लोग गिरफ्तारी देंगे यहाँ से सब लोग सामूहिक रूप से। उस गिरफ्तारी के लिए वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने आनन फानन में हमारे लोग उठा के और वो गाड़ियों में भरने शुरू कर दिए। बर्बरता के साथ पुलिस वालों ने अत्याचार किया है गांव की महिलाओं के, छोटे बच्चों के ऊपर। अगर पुलिस वाले मारे ठीक है, आदमी तक तो चलो चलता है, मार रहे हैं जो होता है, पहली बात तो मारने का कारण होना चाहिए कि इस कारण पर मारा है। जब गांव वालों ने ना ही कोई तोड़फोड़ करी है वहाँ, ना ही किसी सामान को हाथ लगाया, तो पुलिस वालों को ये हक किसने दिया? इसका तो कोई कारण ही नहीं बनता। बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी दंगे के, जो शांतिपूर्वक हम अपना धरना वहाँ रखा था, शांतिपूर्वक होने के बाद उसके बाद भी पुलिस वालों ने अत्याचार किया है गाँव वालों पर। रखे क्यों ये भाई? छोटा सा बालक है साहब, पढ़ रहा है, 22 साल का,
4 सिपाही इस पर लठ बजा रहे। उस दिन वो गेट पर गए थे, गेट पर जाने के बाद उन्होंने फिर महिलाएं बुला ली और महिलाओं को बुला के उन्होंने जो है पुलिस जो है मतलब महिलाओं को या कोई ज्यादा शांति व्यवस्था ना हो तो उन्हें रोकते रहे, लेकिन उन्होंने जो है महिलाओं का सहारा लेके गेट का ताला तोड़ के अंदर चले गए। अंदर भी काफी समझाया बुझाया सब चीजें हुई, लेकिन जब नहीं माने तो शांति व्यवस्था कुछ बनाए रखने के लिए उन्हें गेट से बाहर या धरना स्थल पर वापस भेजने के लिए काफी कोशिश की गई। उसके बाद जब वो नहीं माने तो उनके जो लीडर टाइप के थे उनको हमने जो है आराम से गाड़ी में बैठाया किसी भी शांति भंग की चालान के लिए। तो फिर वे सब महिलाएं और पुरुष पूरा गाँव उत्तेजित हो गया और सभी को जो है उन्होंने गाँव वालों ने सभी ने मिलकर महिलाओं ने गाड़ी के रास्ते रोक दिए, पुलिस को घेर लिया और जो भी जहाँ भी वैसा लग रहा था कि पुलिस का रास्ता जाने का है वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह खड़े करके उनकी हवा निकाल दी। जब गाड़ी हमने निकालने का 5-7 जो लोग बैठाए थे नेता टाइप के कि शांति व्यवस्था बनी रहे, 170 में चालान कर देंगे, तो उन्होंने जो है बाहर से सभी ने ईंट और पत्थर पुलिस पर बरसाने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर जो है उन्हें बगल थोड़ा सा बगल खदेड़ने के लिए या रास्ता अवरुद्ध क्लियर करने के लिए उन्हें को जो है डाटा फटकारा कर भगाने की कोशिश की। लाठीचार्ज का तो हमारा ना तो उद्देश्य था ना ही हुआ भाई, एक आध कहीं ये हुआ कि मान लो उन्हें भगाने में, डराने में, ये सब चीजें दूर रखने में, रास्ता क्लियर कराने में ये सब चीजें हुई है तो वह अलग बात है, नहीं तो हमारा कोई ना उद्देश्य था ना है। मीरपुर हिंदू गांव का यह विरोध सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, यह सवाल है विकास के मॉडल और लोगों की सेहत के बीच संतुलन का। कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे प्रभावित होने वाले गांवों की चिंता को नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं है। अब देखना यह है कि प्रशासन किसानों की आशंकाओं का समाधान कैसे करता है और क्या इस परियोजना पर कोई ऐसा रास्ता निकल पाता है जो विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बना सके।